हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द फंडामेंटल थ्योरम फॉर कर्ल्स। ठीक है, या इसको बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम भी बोलते हैं। स्टोक्स थ्योरम का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन v का आप कर्ल निकालिए। किसी वेक्टर फंक्शन v का आप कर्ल निकालिए तो उसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा, जो उसका सरफेस इंटीग्रल होगा वो कितने के बराबर होगा? लाइन इंटीग्रल के बराबर। और लाइन कौन सी होगी? वो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। और लाइन जो आपके पास होगा वो ऐसी लाइन होगा जो सरफेस को क्लोज कर रहा हो। जैसे मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस दिख रहा है, ठीक, मान लो हमारे पास ये एक सरफेस दिख रहा है, ठीक। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को क्लोज कौन सा कर रहा है? ये वाली लाइन, राइट। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये पूरा सरफेस है। इस सरफेस को जो क्लोज कर रहा है वो कौन सी लाइन कर रहा है? ये लाइन है, ये इसको पूरा क्लोज कर रहा है, राइट। इसको क्लोज कर रहा है तो हमें करना क्या पड़ेगा कि अगर किसी फंक्शन v का कर्ल निकाल करके इस सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करें तो वो सेम आएगा जितना हमारे पास ये लाइन के ऊपर इसका लाइन इंटीग्रल आएगा, क्लोज्ड लाइन के ऊपर। ठीक है, v डॉट dl जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होता है, v डॉट dl, इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ v। तो एक नाम और क्या है? सर्कुलेशन ऑफ v। ये फिगर यहाँ पे जो दिखाया गया है ये क्या है? ये आपका बेसिकली ये है कि सपोज आपके पास रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर में जो छोटे छोटे पैच हैं, छोटे छोटे रिवर्स में पैच हैं, तो अगर मैं रिवर में या छोटे छोटे जो आपके पास वर्लपूल्स होते हैं रिवर में, है ना, घुमावदार ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, तो ये जो वर्लपूल्स होते हैं, तो अगर हम उसमें एक रिवर में एक सपोज हमने एक रिम रख दिया वहां पे रिवर में, जैसे ही रिम रखेंगे तो क्या होगा? जो रिम का रोटेशन है वो रिम क्या करेगी? रिम आपका रोटेट करने लगेगा, रिम ऐसे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जो साइकिल का रिम, लेट से साइकिल का रिम है, तो वो क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू दिस, ये जो छोटे छोटे इन सर्कल्स है। तो इसका मतलब हम इसको समझ सकते हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो इसका इफेक्ट होगा, ये जो वर्लपूल्स का इफेक्ट है रिम के ऊपर, वो केवल और केवल कैसे होगा? ये बाउंड्रीज के ऊपर होगा, क्योंकि इन साइड वाले जो होंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे, बाउंड्रीज वाले बचेंगे, तो इसलिए रिम आपका एक डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम स्टोक्स थ्योरम को समझ सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि डीए भी आपका क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका कुछ डायरेक्शन होगा, दोनों में डायरेक्शन का रिलेशन होगा, एक डिफिनिट रिलेशन होगा। तो अगर हमने उस डिफिनिट रिलेशन को फॉलो नहीं किया तो हमारा रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों का डायरेक्शन कैसे होता है? तो सपोज हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है पूरा दिख रहा है, तो ये ऑरेंज कलर से, ऑरेंज लाइन के अंदर जो है पूरा एक सरफेस है, और इस सरफेस को क्लोज कौन कर रहा है? ये कर रहा है, जो आपके पास ऑरेंज लाइन से दिख रहा है। येलो लाइन से जो दिख रहा है ये आपको पूरा सरफेस है, और ऑरेंज लाइन से जो दिख रहा है ये आपका इस सरफेस को क्लोज कर रहा है। तो इस सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा? सरफेस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और इसमें जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है वो डीएल का डायरेक्शन, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हम इसको निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि आप फिंगर्स का डायरेक्शन डीएल के डायरेक्शन में रखो। डीएल के डायरेक्शन रखोगे तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन होगा डीए का, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इस हिसाब से हम इसमें डीएल का डायरेक्शन यूज कर सकते हैं और डीए का डायरेक्शन यूज करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत आएगा। अब इसके लिए हम एक सबसे पहले कोरोलरी है हमारे पास, कर्ल बी डॉट डी ए डिपेंड्स ओनली ऑन द बाउंड्री लाइन, नॉट ऑन पर्टिकुलर सरफेस यूज्ड। आपके पास जो ये बाउंड्री है, अगर ये बाउंड्री सेम है, ये बाउंड्री सेम है, इसके अंदर कोई भी सरफेस हो, का इंटीग्रेशन हमेशा ये कर्ल v डॉट डी ए का इंटीग्रेशन जो आएगा, कर्ल v का जो सरफेस इंटीग्रल आएगा वो सेम आएगा, चाहे जो भी सरफेस हो, के अंदर चाहे जो भी सरफेस हो, कर्ल v का जो सरफेस इंटीग्रल आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल डिपेंड कर रहा है राइट हैंड साइड से, अगर हम देखें तो केवल और केवल जो ये लाइन है, ऑरेंज कलर से जो लाइन है, इस पर डिपेंड करेगा, इसके अंदर के सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये पहली कोरोलरी होगी जो कि प्रूफ होती है बाय डेफिनेशन। दूसरी कोरोलरी क्या है कि कर्ल v का कर्ल v का जो आपके पास क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल का बाउंड्री क्या होगा? कुछ बाउंड्री नहीं होगा। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल का अगर आप कुछ बाउंड्री नहीं होगा तो इसका मतलब उसका जो राइट हैंड साइड से आएगा, राइट हैंड साइड से आ जाएगा जीरो। कैसे समझ सकते हैं? फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? सिंस द बाउंड्री लाइन लाइक द माउथ ऑफ ए बलून श्रिंक्स डाउन टू जीरो। तो ठीक है,
बलून है, लेट से उसका माउथ है, उसका कुछ अगर वो जीरो को हम उसको श्रिंक कर दें, माउथ बलून के माउथ को अगर हम जीरो पे श्रिंक कर देंगे तो वहां पे लाइन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तो आपके पास यहाँ पे कोई इंक्लोजिंग लाइन ही नहीं बची। तो इसलिए क्लोज्ड सरफेस के लिए ये, अगर हम क्लोज्ड सरफेस के लिए निकालें, ये निकालें कर्ल ऑफ वी क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल, वो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है। के बाद हमारे पास एक है प्रॉब्लम जो वेरीफाई हम लोग करेंगे कि किसको वेरीफाई करेंगे, स्टोक्स थ्योरम को। तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन दिया है v इज इक्वल टू 2xz प्लस 3y स्क्वायर वाई कैप प्लस 4yz जेड स्क्वायर, चेक स्टोक्स थ्योरम फॉर द स्क्वायर सरफेस इन द फिगर। ये फिगर हमारा दिया हुआ है, इस फिगर में हमें स्टोक्स थ्योरम निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस कौन सा है, ये सरफेस है। ठीक है, अब ये सरफेस जो हमारे पास है, इस सरफेस में हमें क्या देखना है, इस सरफेस का सबसे पहले हमें डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका किधर, क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले इस जो सरफेस है, सरफेस को क्लोज कौन सी लाइन कर रही है, ये वाली लाइन कर रही है, ये वाली लाइन कर रही है, ये वाली लाइन, तो टोटल 4 लाइन इसको क्लोज कर रही है। तो मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले इसका कर्ल निकालना पड़ेगा, वेक्टर वी का कर्ल निकालेंगे, फिर उसका सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर वी का कर्ल निकालेंगे, फिर उसका सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, फिर ये चारों लाइन इंटीग्रल निकाल करके सम कर देंगे तो वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर v जो है हमारे पास, और इसका जो सबसे पहले इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लेंगे तो हमारे पास जो एरिया वेक्टर आएगा वो हमेशा एक्स कैप के डायरेक्शन में है। ठीक, कर्ल v निकालने के लिए हमारे पास कैसा होता है फार्मूला, कर्ल v का जो डिफिनीशन है, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड डिटर्मिनेंट के अंदर, और एक्स कैप का कोफिशिएंट है 0, वाई कैप का कोफिशिएंट है पूरा ये, एक्स कैप का 0, वाई कैप का है ये 2xz प्लस 3y स्क्वायर, रख दिए यहाँ पे। फिर जेड कैप का कोफिशिएंट है 4yz स्क्वायर, यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स कैप का कोफिशिएंट कितना होगा, तो एक्स कैप के लिए आप ये वाली लाइन छोड़ देंगे, तो डेल बाई 4yz स्क्वायर, डेल बाई डेल वाई 4yz स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल जेड 2xz प्लस 3y स्क्वायर। फिर माइनस वाई कैप लेंगे, तो वाई कैप में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, माइनस वाई कैप में ये वाली लाइन छोड़ देंगे, तो डेल बाई डेल एक्स 4yz स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल जेड 0 आ जाएगा। फिर जेड कैप लेंगे, तो जेड कैप में ये वाली लाइन छोड़ देंगे, तो डेल बाई डेल एक्स 2xz प्लस 3y स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल वाई 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमने बस यही चीज सब्सटीट्यूट किया हुआ है। फिर कर्ल ऑफ बी, तो एक्स कैप इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है इतना। तो सबसे पहले यहाँ पे y है, तो y का बचेगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा 1, 4z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2xz प्लस 3y स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z केवल यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2x, तो मतलब इसका x का कोफिशिएंट आ जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 2x, 4z स्क्वायर, सॉरी कहाँ है यहाँ पे, 4z स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई कैप पे x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन, और z 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस z कैप, फिर ये ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर यहाँ पे इसका पूरा करेंगे 2xz प्लस 3y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, तो ये केवल ये वाला टर्म बचेगा, ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे x का हो जाएगा 1 और ये 2z बाहर, तो दिस इज 2z ओनली, और फिर ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा एक्स कैप 4z स्क्वायर माइनस 2x, ये टर्म 0, ये टर्म 2z कैप। तो कर्ल ऑफ हमारे पास आ गया इतना, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 2z स्क्वायर माइनस 2x एक्स कैप प्लस 2z कैप। तो सरफेस इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एलएचएस जो स्टोक्स थ्योरम का है वो क्या है, कर्ल ऑफ v का सरफेस इंटीग्रल। सरफेस क्या हमने लिया है, सरफेस ये है, इसका डायरेक्शन किधर आएगा, राइट हैंड थंब रूल से सरफेस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, एक्स कैप के डायरेक्शन में, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इसका समीकरण क्या होगा, ये कौन सा सरफेस है, ये है आपका, ये जो सरफेस है ये है वाई जेड प्लेन में, तो इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर 0, x बराबर 0 हो गया सरफेस का प्लेन का समीकरण। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट कितना होगा, क्योंकि आपका x बराबर 0 हो गया तो एरिया एलिमेंट वेरिएशन किस में हो रहा है, y और z में, तो ये हो जाएगा dy dz। डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा एक्स कैप। ठीक है, तो कर्ल ऑफ v डॉट डी कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ v हमने ये निकाला हुआ है, कर्ल ऑफ v हमारे पास
ये है और डी ए ये है, तो इसका मतलब एक्स कैप का जस्ट कोफिशियंट, ये आ जाएगा एक्स कैप का जस्ट कोफिशियंट। एक्स कैप का कोफिशियंट यहाँ पे आ गया 2z स्क्वायर, राइट, टू 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 ब्रैकेट में 2z स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर जीरो रख देंगे क्योंकि इस प्लेन के लिए x बराबर जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, दैट इज 4z स्क्वायर डी वाई डी जेड आ गया। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 to 1 0 to 1, क्योंकि प्लेन जो है आपका यूनिट है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये हमारा 0 से 1 एक्स वाई वेरी कर रहा है और जेड 0 to 1 वेरी कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास यस, तो ये आ जाएगा 0 to 1 वाई और 0 to 1 जेड। तो ये आ जाएगा कर्ल ऑफ बी का मान, डॉट डी ए का मान 4z स्क्वायर डी वाई डी जेड, इंटीग्रेट कर देंगे तो वाई वाला अलग जेड वाला अलग, ये आ जाएगा वाई का मान हो जाएगा डी वाई, इंटीग्रेट करेंगे वाई मिलेगा, यहाँ से जेड क्यूब बाई 3 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा वाई। अब लिमिट रखेंगे 0 0 1 1, फिर यहाँ 0 0, फिर ये 1 1, ठीक, तो ये 4 आ गया यहाँ पे, इसका मान आ गया 1, इसका मान आ गया 1/3, सो दिस इज 4/3। तो ये हमारे पास आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया सॉरी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल लिया किसका, स्टोक्स थ्योरम का। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें 4 लाइन इंटीग्रल निकालना है और उनको सम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है वो है ये वाला फर्स्ट। तो फर्स्ट लाइन जो है वो क्या है, इस लाइन पे ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है अगर ये वाली लाइन, ये वाई एक्सिस अगर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका एक्स भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा, और ये वेरी कहाँ से कहाँ करा, 0 से 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लाइन इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0, dl हो जाएगा, dl क्या हो जाएगा, अब x तो कांस्टेंट हो गया, तो इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, x कांस्टेंट, तो dx 0, तो इसका मतलब ये बचेगा dy y कैप, दैट्स इट। और यहाँ पे v डॉट dl निकालेंगे तो dl यहाँ पे है और v हमने जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वहां से जस्ट उसका y कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय dy, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3y स्क्वायर डी वाई, 3y स्क्वायर डी वाई, तो v डॉट डी एल आ गया 3y स्क्वायर डी वाई ना, लिमिट 0 से 1 जा रहा है और ये इसको हम 3 को बाहर ले सकते हैं, 3 बाहर आ गया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 1, सॉल्व कर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y क्यूब का मान आ जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1। फिर दूसरी लाइन के लिए हम निकालेंगे, तो दूसरी लाइन हमारा है, दूसरी लाइन है ये लाइन, राइट। तो दूसरी लाइन का जो समीकरण होगा ये वाले का, ये हो जाएगा, कहाँ पे कट कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 पे, तो यही इसका समीकरण हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1। अब y कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब dy 0 हो जाएगा, तो dl कितना हो जाएगा इसके केस में, dl हो जाएगा जस्ट z डायरेक्शन में वेरिएशन है, दैट इज z कैप dz, dz हो जाएगा, dl हो जाएगा z कैप dz, ठीक है। और हमारे पास फिर हम निकाल लेंगे, ये आ गया y इज इक्वल टू 1, y कांस्टेंट हो गया, तो dl में आ जाएगा कौन सा टर्म केवल बचेगा, z कैप dz, क्योंकि dy 0 हो गया, dx 0 है ही, तो v डॉट dl हमारे पास आ गया, जो v दिया गया उसका जस्ट z कैप का कोफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे dz से, तो हमारे पास आ जाएगा v डॉट dl 4yz स्क्वायर dz, y का मान इस लाइन के लिए y इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे 4z स्क्वायर dz, तो आई सेकेंड मतलब क्या है, v डॉट dl का v का लाइन इंटीग्रल लॉन्ग सेकेंड पार्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगा v डॉट dl 4z स्क्वायर dz, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और 4 बाहर आ गया, ठीक है, z स्क्वायर का z स्क्वायर dz बचेगा, z इज इक्वल टू 0 to 1 लिमिट हो जाएगी, फिर 4 z स्क्वायर का जो आपके पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है z क्यूब बाई 3, लिमिट रख देंगे 0 to 1, तो ये आ जाएगा 4/3 और z क्यूब का मान हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे दैट इज 1 माइनस 0। फिर तीसरी लाइन हमारे पास कौन सी बची है, तीसरी लाइन हमारे पास बची है ये वाली, इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण होगा z इज इक्वल टू 1, राइट, इसका समीकरण हो जाएगा z इक्वल टू 1 पे कट करा तो z इक्वल टू 1, z कांस्टेंट हो गया तो क्या आ जाएगा dl y कैप dy, ठीक है, तो z आपका कांस्टेंट हो गया, x तो 0 है ही, ये तो जरूरत नहीं, x तो 0 है ही, राइट, तो आपके पास dl आ जाएगा y कैप dy, तो v डॉट dl जैसे ही निकालेंगे तो जो आपके पास प्रॉब्लम में v दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट को जस्ट dy से
जो v दिया है प्रॉब्लम में उसके कोफिशिएंट को जस्ट dy से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास v डॉट dl आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि पूरे यहाँ पे हम 2D में काम करें केवल y और z प्लेन में, तो x बराबर 0 है, इस लाइन के लिए x बराबर 0 है और z इज इक्वल टू 1 है। z इज इक्वल टू 1 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 3y स्क्वायर dy, v डॉट dl आ गया। ठीक है, तो v डॉट dl आ गया 3y स्क्वायर dy। अब लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट अब हमें देखना है, लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है, अगर इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट निकालूं दैट इज 1 1, और यहाँ है यह है 0 1। अगर वाई जेड प्लेन की बात करें तो इसका मतलब है ये आपका 1 है, जेड बराबर 1 है यहाँ पे 1 से, और ये जा रहा है 0 पे, तो ये जो आपकी लिमिट हो जाएगी, सॉरी ये 1 जो है ये y है ना, यहाँ पे अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूं तो कोऑर्डिनेट इसका कितना आ जाएगा 1 कामा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0 कामा 1, राइट। अगर मैं yz में निकालूं, yz में तो y का मान है 1 कामा 1 फिर 1 कामा 0, राइट। हाँ 1 कामा 1 0 कामा 1, तो मतलब इसका जो लिमिट होगा y जो वेरिएशन होगा 1 से जा रहा है 0 पे, यहाँ पे आ गया 1 से 0। ठीक है, तो 1 से 0 आ गया, तो ये आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई, और ये आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाई 3, 1 से 0। अब ये यहाँ पे जैसे सब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 1 दैट इज -1। फिर हमारे पास ये आ जाएगा सबसे लास्ट लाइन जो कि है फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन का सबसे पहले हम समीकरण देख लेते हैं। फोर्थ लाइन ये वाला है, फोर्थ लाइन हमारे पास ये है, इसका समीकरण क्या होगा, ये z एक्सिस है, z एक्सिस पे x भी 0 y भी 0, तो x बराबर 0 y बराबर 0 इसका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब ये z एक्सिस पे कौन सा वेरिएशन होगा, x y कांस्टेंट होगा, इसका मतलब हो जाएगा केवल z में वेरिएशन होगा, तो dl हमारे पास आ जाएगा z कैप dz, dl हमारे पास आ जाएगा, तो ये पहला तीसरा और ये चौथा, dl आ गया dz z कैप, सब्सटीट्यूट करेंगे, dl एक्चुअल में माइनस जेड कैप होगा क्योंकि जेड कैप का डायरेक्शन माइनस जेड कैप का डायरेक्शन जा रहा है, सो हियर यू हैव माइनस जेड कैप, राइट। बट आंसर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे v डॉट dl आप निकालोगे तो जो v का जो कोफिशिएंट है जेड कैप, v के जो जेड कैप का कोफिशिएंट है v में जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वेक्टर v, उसका जो जेड कैप का कोफिशिएंट उसको dz से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4y z स्क्वायर dz, और यहाँ पे y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, इसका मतलब फोर्थ लाइन के लॉन्ग जो लाइन इंटीग्रल होगा वेक्टर v का तो कितना आ जाएगा 0। तो क्लोज्ड लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों को सम, फर्स्ट का सेकंड का थर्ड का फोर्थ का सम कर देंगे, तो फर्स्ट का हमारे पास 1 आ रहा था, सेकंड का आ रहा था 4/3, थर्ड का आ रहा था -1 और फोर्थ का आ रहा है 0, 1 से -1 कैंसिल तो आ गया 4/3, और हमने पहले ही निकाल लिया था ये LHS, तो LHS भी आ गया 4/3, RHS भी आ गया 4/3, तो दिस वेरीफाइज द स्टोक्स थ्योरम जो कि होता है surface integral of curl of v is equal to closed line integral of v।